नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका इस खास कार्यक्रम में। मैं हूं आपके साथ अभिषेक भट्टाचार्य। बस अब कुछ ही पल और बाकी है, इसका सभी क्रिकेट प्रेमियों को बेसब्री से इंतजार है। वर्ल्ड कप का सबसे हाई वोल्टेज मुकाबले के लिए जो अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में खेला जा रहा है। ऑस्ट्रेलिया और अफगानिस्तान को वर्ल्ड कप के मुकाबलों में पटकनी देने के बाद अब टीम इंडिया का पाकिस्तान से भिड़ने वाली है और दोनों टीमों के बीच ये महासंग्राम आज होने जा रहा है। दोनों ही टीमों के बीच ये मुकाबला अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में होगा। भारतीय टीम अपने शुरुआती दोनों मैच जीतने के बाद ड्राइविंग सीट पर नजर आ रही है, तो दूसरी तरफ पाकिस्तान की टीम का जोश भी काफी हाई है। लेकिन क्या वर्ल्ड में भारत से कभी नहीं जीत पाई पाकिस्तान इस बार अपने इस दाग को धो पाएगी, या फिर पाकिस्तान पर भारतीय टीम का ये जीत का सिलसिला बरकरार रहेगा? इस पर चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले देखिए हमारी ये रिपोर्ट। It's gone the distance, and it's a win for India. Yeah! And they're off the mark in World Cup 2023. भारत और पाकिस्तान के बीच यूं तो काफी रोमांचक टक्कर देखने को मिलती है, लेकिन दोनों टीमों के बीच वनडे वर्ल्ड कप में भारत का पलड़ा पूरी तरह से भारी रहा। वनडे वर्ल्ड कप के इतिहास में भारत और पाकिस्तान 8वीं बार एक दूसरे से भिड़ेंगे। पिछले 7 के 7 मैच भारत ने जीते हैं। पाकिस्तान एक भी मैच नहीं जीत सका, उसे हर बार हार का सामना करना पड़ा है। ऐसे में पाकिस्तान इस आंकड़े को बदलने के लिए मैदान में पूरी ताकत के साथ उतरेगी, तो वही भारत 8वीं बार पाकिस्तान को हराकर अपनी बादशाहत कायम रखना चाहेगा। वैसे भारत और पाकिस्तान दोनों ही टीमों ने वर्ल्ड कप का आगाज जीत के साथ किया है, जहां भारत ने 5 बार की वर्ल्ड चैंपियन ऑस्ट्रेलिया और अफगानिस्तान को करारी शिकस्त दी, तो वही पाकिस्तान ने हैदराबाद में अपने दोनों मैचों में जीत हासिल की। पाकिस्तान ने पहले नीदरलैंड और फिर श्रीलंका को हराया। इसके बाद से पाकिस्तानी खिलाड़ियों के हौसले इस वक्त 7वें आसमान पर है। अगर भारत पाकिस्तान के बीच ओवरऑल वनडे मैचों की बात करें, तो दोनों के बीच अब तक कुल 134 मैच खेले गए हैं, जिनमें से भारत ने कुल 56 मैचों में जीत दर्ज की है। वही पाकिस्तान 73 मैचों में जीता है और कुल 5 मुकाबले टाई रहे हैं। भले ही ओवरऑल मैचों में पाकिस्तान आगे है, फिर भी आईसीसी क्रिकेट विश्व कप टूर्नामेंट में भारत का पलड़ा भारी है। 1992 में भारत ने पाकिस्तान पर 73 रन से जीत दर्ज की। 1996 में भारत ने पाकिस्तान को 39 रनों से हराया। 1999 में भारत ने 47 रन से जीत दर्ज की। 2003 में भारत ने 6 विकेट से पाकिस्तान को हराया। 2011 विश्व कप में भारत ने 29 रन से जीत दर्ज की। 2015 में भारत ने 76 रन के अंतर से मैच जीत लिया। वही 2019 में भारत ने डकवर्थ लुइस के तहत 89 रनों से मैच जीता। वनडे वर्ल्ड कप में दोनों टीमों का आमना सामना 7 बार हुआ है। हालांकि पाकिस्तान ने भारत के खिलाफ विश्व कप का एक भी मैच नहीं जीता है। दोनों के बीच सबसे रोमांचक मैच 2011 विश्व कप का सेमीफाइनल था, जहां भारत ने 29 रन से जीत दर्ज की। वर्ल्ड कप 2019 में भारत ने पाकिस्तान के खिलाफ 89 रनों से जीत हासिल की। चलिए अब एक नजर डालते हैं पिच रिपोर्ट पर। बल्लेबाजों के लिए ये पिच स्वर्ग मानी जाती है। अहमदाबाद में बल्लेबाज जमकर रन बनाते दिखेंगे। गेंदबाजों को भी इस पिच पर मदद मिलती है। अहमदाबाद में अब तक खेले गए कुल 29 मैच, जिसमें 16 बार पहले और 13 बार दूसरी बैटिंग करने वाली टीम ने मैच जीता है। अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम की पिच बल्लेबाजों के लिए स्वर्ग मानी जाती है। इस मैदान पर बल्लेबाज जमकर रन बनाते हैं। यहाँ पर गेंद बल्ले पर अच्छी तरह से आती है। इसका फायदा बल्लेबाज खूब उठाते हैं। वही तेज गेंदबाजों को भी यहाँ मदद मिलती है। इसके अलावा जैसे जैसे मैच आगे बढ़ता है, स्पिनर्स भी गेम में हावी होने लगते हैं। बड़ी बाउंड्री होने के कारण यहाँ गेंदबाज खुलकर बॉलिंग करते हैं। अब तक इस मैदान में 29 वनडे मैच खेले गए हैं, जिनमें से 16 बार पहले बैटिंग करने और 13 बार दूसरी बैटिंग करने वाली टीम ने मैच जीता है। जो भी टीम टॉस जीतेगी वो पहले बल्लेबाजी कर बड़ा टोटल बोर्ड पर लगाना चाहेगी। नरेंद्र मोदी स्टेडियम में वनडे में पहली पारी का औसत स्कोर 237, तो दूसरी पारी का 206 रहा है। रोहित शर्मा, विराट कोहली, जसप्रीत बुमराह, मोहम्मद रिजवान, शाहीन अफरीदी ये कुछ ऐसे खिलाड़ी हैं जो मैच का रुख बदलना जानते हैं और कभी भी मैच के परिणाम को पलट सकते हैं, जिन पर सभी की निगाहें होंगी। डेस्क रिपोर्ट, अनादि टीवी। It's gone the distance.
distance, and it's a win for India. And they're off the mark in World Cup 2023. तो आंकड़े आपने देखे, इतिहास आप जानते हैं, लेकिन इस हाई प्रेशर गेम में प्लेयर्स क्या कमाल कर दिखाते हैं, ये देखने वाला आज सबसे बड़ा मुकाबला जो है होने जा रहा है, जिसमें देखना होगा कि प्लेयर्स किस तरह से खेलते हैं। और आज इसी पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ हमारे आज विशेष मेहमान क्रिकेट एक्सपर्ट जुड़ चुके हैं। सबसे पहले हमारे साथ मोहम्मद मुजीबुद्दीन जी जुड़े हैं, क्रिकेट एक्सपर्ट है, क्रिकेट प्लेयर रह चुके हैं, उनसे हम जानकारी लेंगे, एक्सपर्ट ओपिनियन लेंगे। उनके अलावा केजी शर्मा जी, सेलेक्टर बीडीसीए, वो भी हमारे साथ स्टूडियो में आज मौजूद है। तो सबसे पहले मोहम्मद मुजीबुद्दीन जी, मैं आप ही के पास आना चाहूंगा। ये मुकाबला जिसका हम बेसब्री से इंतजार कर रहे थे, 2 मैचेस इंडिया जीत चुका है वर्ल्ड कप के, 2 मैचेस पाकिस्तान जीत चुके हैं, और जो जीते हैं वो भी गजब का मैच जीते हैं। तो जाहिर तौर पर दोनों प्लेयर्स का कॉन्फिडेंस काफी ज्यादा हाई है, दोनों टीमों का। तो आज जो मुकाबला होने जा रहा है उसे आप किस तरह से देख रहे हैं? नरेंद्र मोदी स्टेडियम, सबसे ज्यादा यहाँ पे बैटिंग जो है शानदार देखने को मिलती है, तो इसे किस तरह से देख रहे हो ओवरऑल? देखिए, इंडिया और पाकिस्तान का मैच जब भी होता है तो हाई वोल्टेज होता है, और मैं समझता हूं कि बहुत ही ज़बरदस्त सब में इस मैच का चार्म रहता है, और सभी इस मैच को देखना चाहते हैं। और एक तरह से ये मैच बहुत ही ज़बरदस्त होने वाला है, निश्चित रूप से बहुत ज़बरदस्त होने वाला है। केजी शर्मा जी, आपके स्टार्टिंग कमेंट्स क्या कहना चाहेंगे? क्योंकि आज हम देख रहे हैं कि एक पहले के आंकड़े हमने दिखाए ज़रूर हैं, लेकिन आज 5 साल बाद दोनों टीमों के बीच बहुत कुछ बदल चुका है। और सबसे जो इंटरेस्टिंग फैक्टर है, अगर हम इंडिया टीम में देखें तो रोहित शर्मा और विराट कोहली और कुछ एक आध प्लेयर्स को छोड़ दे, सभी के सभी यंग ब्रिगेड है पूरी इंडिया की। और वही पाकिस्तान में भी 2-3 प्लेयर्स को छोड़ दे, पूरा युवा आपको टकराता हुआ दिखेगा आज के मैच में। तो कह सकते हैं कि युवा जोश बनाम अनुभव, तो दोनों का समीकरण कहीं ना कहीं देखने को मिलेगा दोनों ही टीमों में। तो इसे किस तरह से देख रहे हैं? नहीं, मेरा मानना यह है कि इंडिया और पाकिस्तान का, भारत और पाकिस्तान का मैच जब भी होता है तो ये एक हाई प्रेशर मैच होता है, जस्ट लाइक प्रेशर कुकर। तो इसमें जो टीम प्रेशर को बेहतर ढंग से हैंडल कर लेती है वो मैच जीतना जानती है। और मैं समझता हूँ इसमें वर्ल्ड कप में यदि हम पिछले सारे वर्ल्ड कप जो हम देखें, जो आज हम उम्मीद कर रहे हैं कि 8-0 होने वाला है, तो 7-0 जो पिछला रिकॉर्ड है भारत के पक्ष में जो है, उसका सबसे बड़ा कारण यही कि भारत बड़े मैचों में प्रेशर को बहुत अच्छे से हैंडल करता आया है। रहा सवाल, हमने दोनों टीमों के प्लेयर्स की चर्चा करी, तो निश्चित रूप से दोनों ही टीमें अच्छे फॉर्म में हैं। भारत की तरफ से ओपन अच्छी हो रही है, मिडिल ऑर्डर अच्छा हो रहा है। पाकिस्तान ने भी अपना ओपन भी सुधारा है मिडिल ऑर्डर में। पिछले वर्ल्ड कप में कहीं ना कहीं जब बाबर और रिजवान ओपन किया करते थे तो पाकिस्तान की टीम उन पर निर्भर थी कि उनके आउट होते ही पूरी पाकिस्तान की टीम चरमरा जाती थी। लेकिन उसके बाद में उन्होंने सुधार किया, बाबर और रिजवान को बीच में लेके आए, मिडिल ऑर्डर में लेके आए, तो उससे पाकिस्तान की टीम स्ट्रांग हुई है, बैटिंग उनकी अच्छी हुई है। लेकिन मैं फिर भी चाहता हूं कि फिर भी मेरा जो अंदाज़ा है या मेरा जो आकलन है इस मैच को लेके, वो यह है कि भारत इसमें भारी पड़ेगा, क्योंकि भारतीय टीम के पास में एक तो होम कंडीशंस हैं, दूसरा प्लेयर्स जिस तरह से भारतीय टीम के खेल रहे हैं, प्रेशर को अच्छे से हैंडल कर रहे हैं। हमने पिछले मैच में भी देखा, हमने एशिया कप में भी देखा। खास तौर पर मैं चर्चा करूं यदि भारत के ओपनिंग स्लॉट की, जिस तरह से रोहित शर्मा अभी ओपन कर रहे हैं, उनके साथ में शुभमन गिल पता नहीं आज कितने फिट हैं, वो मैच में खेल रहे हैं या नहीं खेल रहे हैं, लेकिन उन्होंने विश्व क्रिकेट को एक उदाहरण दिया है कि शाहिन शाह अफरीदी का सामना कैसे करना है। और मैं समझता हूं पाकिस्तान को बैकफुट पर यदि धकेलने का यदि किसी ने वो मंत्र दिया है विश्व क्रिकेट को, तो वो शुभमन गिल और रोहित शर्मा ने दिया है। निश्चित रूप से जाहिर तौर पर। तो केजी शर्मा जी, आपने जिक्र किया शुभमन गिल का, तो कुछ अपडेट्स मिल रहे हैं, अभी बीच में प्रैक्टिस के लिए भी उतरे थे, और अभी रोहित शर्मा का भी स्टेटमेंट आया है कि 99% चांसेस है कि शुभमन गिल ये मैच खेले। खैर, थोड़ी ही देर में टॉस होने जा रहा है, तो उससे पहले बात करना चाहेंगे कि टॉस का जो फैक्टर, मतलब पिच फैक्टर जो है, वो कितना इफेक्टिव रहेगा, क्योंकि इसी पिच पर सबसे पहला ओपनिंग मैच जो हुआ था इंग्लैंड वर्सेस न्यूजीलैंड, जिसमें इंग्लैंड ने बैटिंग करी और 282 रन का टारगेट दिया, लेकिन उसके बाद न्यूजीलैंड ने जो गेम दिखा, मात्र 2 विकेट पर 283 उन्होंने चेस कर दिया बड़ी ही आसानी से। तो टॉस कितना बड़ा फैक्टर रहेगा इस गेम में? सबसे पहले मुजीबुद्दीन जी, फिर केजी शर्मा आप जी। देखिए, टॉस का फैक्टर तो बिल्कुल रहेगा, क्योंकि जब हम पहले बैटिंग करेंगे तो पहले बैटिंग करने वाले में एक तो हमारे पास प्रेशर कम रहता है और फ्री हैंड होकर हम बैटिंग कर पाते हैं, और दूसरा मैं समझता हूं कि अब टॉस तो वही है कि कौन जीतता है, ये तो टॉस होने के बाद ही निर्भर करता है। और मैं समझता हूं अगर हम पहले बैटिंग करते हैं तो ज़्यादा बेटर है। इससे पहले भी जो रिकॉर्ड हम देखते हैं तो 16 मैचों में जिस टीम ने टॉस जीता है वो टीम जीती है, और परसेंटेज जिसने जो बाद में बैटिंग करी है उसका परसेंटेज कम है। और मैं समझता हूं कि हाई प्रेशर मैच में अगर हम पहले बैटिंग करते हैं
तो ज़्यादा फायदेमंद होगा। जी शर्मा जी। नहीं, टॉस जहाँ तक है भारत और पाकिस्तान के मैच का यदि मैं चर्चा कर रहे हैं हम, तो मैं समझता हूँ टॉस एक बहुत बड़ा फैक्टर है। जो टीम टॉस जीतेगी, मैं समझता हूँ कि भले ही वो पिछला इतिहास कुछ भी हो इस विकेट का कि इंग्लैंड के मैच में न्यूजीलैंड ने जिस तरह से मैच जीता था, वो कुछ भी हो, लेकिन मैं समझता हूँ आज के मैच में जो भी टीम टॉस जीतेगी वो पहले करना पसंद करेगी और बोर्ड पे निश्चित रूप से 330 340 के एबोव स्कोर लगाना चाहेंगे। और यदि ये स्कोर 300 प्लस स्कोर यदि कोई भी टीम पहले बैटिंग करके यहाँ पर बनाती है, तो दोनों टीमों की बॉलिंग इतनी अच्छी है कि उसको चेस करना, मैं समझता हूँ थोड़ी सी दिक्कत तो जाएगी बाद में बैटिंग करने वाली टीम को। जाहिर तौर पे चलिए, हमारी सहयोगी करिश्मा भी हमारे साथ जुड़ चुकी है इस वक्त रायपुर से। करिश्मा, इंडिया पाकिस्तान का मैच होता है और जाहिर तौर पर सभी बहुत उत्साहित रहते हैं मैच को देखने के लिए, और कमर्शियल प्लेसेस में भी विशेष तैयारियां की जाती हैं, मॉल्स में, फूड कोर्ट्स में। तो आज रायपुर में क्या कुछ देख रहे हैं, आपका कुछ विशेष इंतजाम किए गए हैं इस मैच को लेकर? जी बिल्कुल अभिषेक, जिस तरीके से देखा जाता है कि भारत पाकिस्तान का मैच किसी त्यौहार से कम नहीं है और लोग इस तरीके से धूमधाम से इस मैच को देखने की जो है तैयारियां करते हैं। अगर छत्तीसगढ़ की भी बात करें तो कई ऐसी जगह हैं जहां पर लोग अपने कॉलोनीज की बात करें, चौक चौराहों की बात करें, बाहर निकल कर आते हैं और साथ ही में देख सकते हैं कि बड़े प्रोजेक्टर्स लगाकर भी इस मैच का आनंद लेते हैं। साथ ही में देख सकते हैं ये जो मैच है काफी महत्वपूर्ण होता है और जिस तरीके से लोगों में उत्साह होता है भारत पाकिस्तान का मैच देखने का, वो हमें पूरे भारत देश के वासियों में देखने को मिलता है। हमारे साथ यहाँ पर कई सारे लोग भी जुड़े हैं जिनसे मैं कहना चाहूंगी कि वो भी जो है अपना एक्सपीरियंस बताए। देखिए, भारत पाकिस्तान का मैच होने वाला है, किस तरीके से देखने वाले आप? हम पूरे देश की तरह हम लोग भी बहुत एक्साइटेड हैं और भारत पाकिस्तान का मैच हमेशा इंडिया के लिए प्रेस्टीज इश्यू रहा है और हम सब के लिए हम बेस्ट विशेष इंडियन टीम के साथ है। और जैसा कि एडवर्टाइजमेंट में भी इस चीज़ को हाइप किया जा रहा है कि 8-0 से अब तक हम विश्व कप में अनबीटन है पाकिस्तान के अगेंस्ट, तो होपफुली ये सीरीज आगे भी जारी रहेगी और ऑल द बेस्ट टीम इंडिया। तो जिस तरीके से टीम इंडिया के लिए यहाँ पर लोग चीयर कर रहे हैं, और भी लोग हैं उनसे भी बात करना चाहेंगे। अब तक जो है देखा गया कि भारत जो है 7 मैच पाकिस्तान के खिलाफ में जीत चुका है, तो किस तरीके से उत्साह है बताइए? जी देखेंगे आज मैच? हाँ बिल्कुल देखेंगे। तो भारत जो है हमेशा पाकिस्तान के खिलाफ जीतता नजर आता है, तो किस तरीके से जोश है? हिंदुस्तान के ऊपर गर्व है और हमेशा ही रहेगा कि इंडिया अभी तक जो भी मैच जीता है पाकिस्तान से वर्ल्ड कप में, वो हमेशा ही जीतना चाहिए। तो जिस तरीके से रायपुर राजधानी के वासियों ने कहा कि अभी तक जो है भारत पाकिस्तान के खिलाफ मैच जीतता आया है, तो आगे भी इनकी उम्मीद है कि भारत जो है पाकिस्तान के खिलाफ हर मैच जीते। और इस वनडे वर्ल्ड कप की अगर बात करें तो देखा जा सकता है कि हमारे भारतीय टीम के पास काफी अच्छे बल्लेबाज हैं, साथ ही में गेंदबाज भी बहुत अच्छे हैं। बात करें रोहित शर्मा की, जो कि कप्तान है, काफी ज्यादा अच्छे वो हर मैच में देखा जाता है कि शतक लगाने की जो है पूरी कोशिश करते हैं। विराट कोहली की भी अगर बात करें, साथ ही में अगर निचले स्तर पर अगर हम बात करें तो हार्दिक पांड्या और रविंद्र जडेजा की जो है एक ऐसी टीम है जो कि हारते हुए मैच को भी जिताने की जो है दम रखती है। तो इस तरीके की तमाम चीजें हमें इस मैच को देखने में मिलेंगी और साथ ही में काफी ज्यादा उत्साह जो है रायपुर राजधानी की जनता में है। चौक चौराहों पर जो है लोग प्रोजेक्टर लगा करके जो है इस मैच का आनंद लेने वाले हैं। अभिषेक, बहुत बहुत शुक्रिया करिश्मा। तो जाहिर तौर पर रायपुर में काफी उत्साह दिख रहा है। केजी शर्मा जी, आपके पास आना चाहूंगा। इंडियन बैटिंग को लेकर काफी चर्चा हो रही है। जब वर्ल्ड कप शुरू होने जा रहा था, हम सबसे ज्यादा कॉन्फिडेंट थे इंडिया के ओपनिंग ऑर्डर को लेकर, और सबसे पहले उसी बात करेंगे। शुभमन गिल, विराट कोहली एंड रोहित शर्मा। रोहित शर्मा ने लास्ट मैच में 131 रन की जो शानदार पारी खेली, जाहिर तौर पर काफी कॉन्फिडेंट होंगे। इंडियन बैटिंग ऑर्डर को आप किस तरह से देख रहे हैं, खासतौर से पाकिस्तान की पेस बॉलिंग के सामने? क्योंकि सभी यही चर्चा कर रहे हैं कि ये जो मैच है, ये मुकाबला है भारत के स्टार बल्लेबाजों की मुकाबला है पाकिस्तान के जो तूफानी गेंदबाज है उनके बीच। बिल्कुल आपने सही कहा कि जिस तरह से भारतीय टीम की सलामी जोड़ी खेल रही है, मैं कहूँ कि सलामी जोड़ी नहीं बल्कि टॉप 3 खेल रहे हैं, वो किसी भी टीम के लिए एक मजबूत शुरुआत के लिए और मैं समझता हूँ मैच जीतने के लिए बहुत ज़रूरी होता है टॉप 3 का परफॉर्मेंस। और जिस तरह से रोहित शर्मा ने अपना फॉर्म दिखाया है, उनके साथ में शुभमन गिल, जैसे कि मैंने अभी थोड़ी देर पहले भी चर्चा की थी कि एशिया कप में शाहिन शाह अफरीदी को किस तरह से खेलना है, उनकी धार कैसे कुंद करनी है, क्योंकि शाहिन शाह अफरीदी अभी तक शुरुआती ओवरों में पाकिस्तान को अर्ली ब्रेक थ्रू दिलाने में सफल होते रहे हैं, लेकिन हमने देखा है कि एशिया कप में जिस तरह से शुभमन गिल ने काउंटर अटैक उन पर किया था, उसके बाद से शाहिन शाह अफरीदी कहीं ना कहीं थोड़े फीके हुए हैं।
उसके बाद से जितने मैच अभी पाकिस्तान ने खेले हैं शुरुआती ओवरों में शाहीन शाह अफरीदी की वो धार नज़र नहीं आई है जो धार एशिया कप से पहले उनकी गेंदबाजी में थी। मैं बात करूं भारतीय ओपनर्स की तो रोहित शर्मा बहुत शानदार फॉर्म में है और मैं समझ रहा हूं कि जिस तरह से रोहित शर्मा अब खेल रहे हैं वास्तव में इन्हें इसी तरह से खेलने की ज़रूरत है, क्योंकि यदि डिफेंस करते हैं 4-5 ओवर, जिस तरह से इनके बारे में विरोधी टीमें कहती हैं कि शुरू के 4-5 ओवर में यदि आउट कर लिया तो ठीक, वरना ये आउट नहीं होंगे, लेकिन वो 4-5 ओवर में भी यदि रोहित शर्मा रुक कर खेल कर यदि आउट होकर जाते हैं तो मैं समझता हूँ उससे अच्छा है कि अटैक करके खेलेंगे तो भारतीय टीम को कहीं ना कहीं एक अच्छी आतिशी शुरुआत भी मिलेगी, बेस अच्छा होगा और बाद में आने वाले बल्लेबाज एक बड़ा स्कोर खड़ा करने में सफल होंगे। मिडिल ऑर्डर की जहां तक मैं बात करूं तो विराट कोहली निश्चित रूप से भारत के कोहिनूर हैं, मैं उनको विराट कोहिनूर कोहली बोलता हूं। और जिस तरह से हाल में उन्होंने पिछला मैच हमने देखा ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट की 2 रन पर 3 विकेट थे, उसके बाद जिस तरह से विराट कोहली और केएल राहुल ने मैच निकाला है वो पूरे विश्व को एक तरह से झकझोरने वाला वो मैच था कि पूरी विश्व की गेंदबाजों को खासतौर पर एक चुनौती थी कि हम भारतीय शेर हैं और हम आ रहे हैं, रोकना यदि कोई रोकना चाहे तो रोक के देख ले। मेरे ख्याल से भारतीय बल्लेबाज रुकने वाले नहीं हैं और आपने ये बात बिल्कुल सही कही कि पाकिस्तान की गेंदबाजी और भारतीय बल्लेबाजी के बीच में ये मुकाबला है, तो मैं समझता हूँ कि भारतीय बल्लेबाजी पूर्व के इतिहास की तरह एक बार फिर इस मैच में भी भारी पड़ने वाली है। निश्चित रूप से आपने जिक्र किया केएल राहुल का, ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ जो मैच हमने देखा जिस शानदार तरीके से इंडियन प्लेयर्स ने डिफेंड किया उस मैच को, तब 3 प्लेयर 0 पे आउट हो गए और केएल राहुल ने जिस तरह की पारी खेली, अब क्या लगता है कि लगातार ये सवाल बना रहा बीच में कि मिडिल ऑर्डर में किसको टाया करें, सूर्य कुमार की बात हो रही थी, श्रेयस अय्यर की बात हो रही थी, केएल राहुल भी है, कभी उन्हें ओपनिंग उतारा जाता था, तो क्या अब जो मैचेस गुजरे हैं हाल के समय में, क्या अब लग रहा है कि एक स्टेबल मिडिल ऑर्डर इंडियन टीम में नजर आ रहा है श्रेयस अय्यर और केएल राहुल के साथ? बिल्कुल, आपने एकदम सही कहा है। मैं थोड़ा सा पीछे ले जाना चाहता हूं आपको। जब हमने 2019 का विश्व कप खेला था तो सेमीफाइनल में भारत और न्यूजीलैंड का जो मैच हुआ था उसमें सबसे बड़ा फ़र्क मिडिल ऑर्डर का ही था। वहाँ रोज टेलर उस समय थे जिन्होंने बहुत 67 रन की पारी खेलकर एक बड़ा फ़र्क वहाँ पर कर दिया था और भारतीय टीम में मिडिल ऑर्डर में कोई खड़ा नहीं हो पाया था। और भारतीय टीम ने, कहते हैं कि अतीत से सीखकर आगे बढ़ा जाता है और भारतीय टीम ने उस गलती को सुधारा है। और केएल राहुल जो इंजरी के बाद से जो वापस आए हैं, मैं समझता हूँ पहले की अपेक्षा बहुत मैच्योर दिख रहे हैं, परिपक्व खिलाड़ी दिख रहे हैं और मैच को कैसे लेके जाना है आगे और मैच को कैसे फिनिश करना है ये इस समय उनसे अच्छा कोई नहीं कर रहा है। और रहा सवाल श्रेयस अय्यर का, तो श्रेयस अय्यर के बारे में ज़रूर मेरे को थोड़ा सा अभी भी गुंजाइश है, क्योंकि उनकी जो कंसिस्टेंसी है परफॉर्मेंस की वो कहीं ना कहीं थोड़ा सा दिक्कत दे रही है भारतीय टीम को, लेकिन रन बना रहे हैं, शुरुआत उनको मिल रही है, उस शुरुआत को उनको बड़े स्कोर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। क्या आपको लगता है कि इसके पीछे कारण ये भी है कि श्रेयस अय्यर कभी टीम में होते हैं, उन्हें एक मैच खिलाया जाता है, फिर उन्हें बाहर करके फिर ईशान किशन, मतलब कंसिस्टेंसी नहीं है जाहिर तौर पर उनके स्कोर्स में, लेकिन एक प्लेयर को एक स्टेबल प्लेटफॉर्म दिया जाए, कुछ मैच का समय दिया जाए तो शायद हो सकता है कि प्रतिभा निखर के आए और इस समय मिलने से जो एक साइकोलॉजिकल प्रेशर होता है वो भी कम होता है, तो प्लेयर जो है वो खुल के खेलता है। क्या लगता है आपको इस बारे में? आपने ये बात ठीक कही है कि लगातार मौके मिलना चाहिए, लेकिन अब जो अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट है मैं समझता हूं कि उसमें कंपटीशन इतना तगड़ा है कि आप यदि इंजरी से बाहर होते हैं तो एक कारण आपके लिए है, अदरवाइज आप परफॉर्मेंस यदि अच्छा कर रहे हैं तो आपको बाहर जाने का फिर कोई औचित्य नहीं है। हाँ, ये बात जरूर है कि भारतीय टीम ने पिछले कुछ समय में जो प्रयोग किए हैं, खिलाड़ियों को रोटेट किया है, मैं समझता हूँ अब उसकी ज़रूरत नहीं है। श्रेयस अय्यर और केएल राहुल के रूप में भारतीय टीम के पास में मिडिल ऑर्डर में 2 तगड़े बैट्समैन हैं, बस ज़रूरत है जिस तरह से केएल राहुल बड़ी पारी खेल रहे हैं, श्रेयस अय्यर भी यदि उसी तरह से बड़ी पारी खेलने में सफल हो जाते हैं तो मैं समझता हूं कि भारतीय निचला मध्यक्रम जो है उसकी बैटिंग ही नहीं आना है, ये शुरुआती जो हमारा टॉप ऑर्डर है और मध्यक्रम है यही मैच खत्म करने में सक्षम है। मुजीबुद्दीन जी, हम शाहीन शाह अफरीदी के बारे में केजी शर्मा जी जो बता रहे थे कि अब वैसे बहुत शानदार प्लेयर, उनकी फास्ट पेस और स्विंग बहुत शानदार है और खिलाड़ियों को परेशान करती है, लेकिन हाल के कुछ मैच में वो उतना इफेक्टिव दिखे नहीं है, काफ़ी ज़्यादा रन, उनका इकॉनमी काफ़ी हाई रहा है। लेकिन ये भी सच है कि जिस तरह से भारतीय खिलाड़ियों ने वापसी की है, चांसेस है कि शाहीन शाह अफरीदी भी कहीं ना कहीं खतरनाक साबित हो सकते हैं, इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता। और इस पर सबसे बड़ा सवाल यही उठता है कि शाहीन शाह अफरीदी की जो बॉलिंग है, जो उनका परफेक्ट टप्पा इन स्विंग बॉल जो आती है ऑफ विकेट को टारगेट करती हुई, जिससे सबसे ज़्यादा रोहित शर्मा परेशान होते रहे, लगातार आउट हुए हैं, काफ़ी अनकंफर्टेबल नजर आए, तो क्या एक खतरा है? क्या ओपनिंग ऑर्डर में रोहित शर्मा काफ़ी ज़्यादा अनकंफर्टेबल लगते हैं वहाँ पर? नहीं, देखिए, ये तो जो अभी शर्मा जी ने जो बात कही मैं उसको एग्री करता हूँ कि जिस तरीके से जो एक इनका एरा बना हुआ था, जो खौफ बना हुआ था, वो जो हमने कुछ टाइम में जो अच्छा करके जो उनका तोड़ा है, तो डेफिनेटली उनका भी कॉन्फिडेंस टूटा है, क्योंकि जब हम अच्छा करते हुए रहते हैं तो एक अंदर रहता है कि मैं बहुत अच्छा हूँ, लेकिन जो वो मार खा के पीछे से आए तो डेफिनेटली वो भी उतना कॉन्फिडेंस उनका भी हिला है।
और क्रिकेट खेल एक ऐसी चीज़ है कि आप कॉन्फिडेंस के ही दम पे आगे बढ़ते हैं। अगर आपका कॉन्फिडेंस अप एंड डाउन होता है तो वो इस वक्त मैं समझता हूँ कि उनका भी कॉन्फिडेंस काफ़ी हिला हुआ है। इसमें कोई शक नहीं कि वो बहुत अच्छे बॉलर हैं, कोई शक नहीं कि बहुत अच्छी स्विंग होती है, लेकिन इस वक्त जो हम इंडिया की बैटिंग साइड चल रही है, जिस हिसाब से शुभमन गिल, और ये आज के मैच में अगर हो सकता है जो बात चल रही है कि शुभमन गिल को खिलाया जाता है, तो मैं समझता हूँ कि हमारे पास बैटिंग आर्डर बहुत अच्छा है और काउंटर अटैक जिस तरीके से हो रहा है इनके ऊपर, तो काफ़ी कुछ हमें देखने को मिलेगा। और बॉलिंग उनकी अच्छी है नो डाउट, लेकिन हमारा जो बैटिंग चल रहा है इस वक्त सारे बैट्समैन रन कर रहे हैं, सब टच में है, तो ओवरऑल देखने को मिलेगा कि हमें एक बहुत अच्छी क्रिकेट देखने को मिलेगी। जी, शाहीन शाह की अफरीदी की बात हो रही है, उनके साथ अगर बात करें हसन अली की जो उनके साथ ओपनिंग बॉलिंग करते हैं, हाल के समय में हसन अली भी काफ़ी ज़्यादा अटैकिंग नजर आए हैं। मतलब लास्ट का जो मैच था श्रीलंका वर्सेस पाकिस्तान, हाई स्कोरिंग मैच ज़रूर था, लेकिन अगर आप देखें तो हसन अली ने जो प्राइम बैट्समैन है श्रीलंका के, उनको आउट किया था काफ़ी कम स्कोर्स पे। हालांकि 2-3 शतक उस पर बने थे, हाई स्कोर बना, तो हसन अली काफ़ी ज़्यादा घातक साबित हुआ है बीते कुछ मैचों पर। उस पर आपके कमेंट्स आऊँगा। सबसे पहले केजी शर्मा जी, उसके बाद मुझे बताइए। नहीं, देखिए, हसन अली निश्चित रूप से अच्छे गेंदबाज हैं और मैं फिर पिछले वर्ल्ड कप के टाइम पर भी जाना चाह रहा हूं, क्योंकि उस टाइम भी यदि भारतीय टीम को दिक्कत थी तो वो हसन अली थे। रऊफ जरूर आए हैं, शाहीन शाह अफरीदी हैं, तो मैं समझता हूं कि हसन अली एक तो सबसे बड़ी चीज़ क्या है, उनका बॉल कैरी अच्छा करता है, बाउंस अच्छा मिलता है उन्हें, विकेट से थोड़ा बहुत स्विंग भी है, तो उसके कारण वो थोड़े से घातक भी हो जाते हैं। लेकिन भारतीय टीम की जहां तक यदि मैं बात करूं तो भारतीय टीम को उनको खेलने में कोई दिक्कत नहीं होनी है। भारतीय टीम के अगेंस्ट उनका कोई इतना अच्छा रिकॉर्ड भी नहीं है कि उन्होंने भारतीय टीम को बहुत ज़्यादा झटके दिए हों, जिस तरह से शाहीन शाह अफरीदी ने पिछले मैचों में ज़रूर परेशान किया था। लेकिन हसन अली के खिलाफ भारतीय टीम हमेशा अच्छा खेली है, चाहे हसन अली रहे हों, चाहे वो रऊफ रहे हों या फिर शाहीन शाह अफरीदी। मैं समझता हूँ तीनों की आज अच्छी ज़बरदस्त भारतीय टीम खबर लेने वाली है और आपको एक अच्छी शुरुआत, मैं समझता हूँ दीपावली के पहले भारतीय टीम एक अच्छी आतिशबाजी आपको दिखाएगी अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में। चलिए, पाकिस्तान के पेस अटैक के बारे में बात हो गई और इस वक्त की अपडेट भी आपको बता देते हैं। इस वक्त की खबर आ रही है सामने, भारत ने टॉस जीता है और पहले गेंदबाजी करने का फैसला लिया है। बड़ी अपडेट आपको बता रहे हैं इस वक्त, टॉस जीतकर भारत ने पहले गेंदबाजी करने का फैसला लिया। सर, हम बात कर रहे थे यहाँ पे कि फर्स्ट बैटिंग करनी चाहिए टॉस जीतने के बाद, अब टॉस जीत के इन्होंने पहले गेंदबाजी करने का फैसला लिया, तो अब क्या लगता है, क्या स्ट्रैटेजी है इसके पीछे? वो पाकिस्तान की टीम रही है या इंडिया ने भी जिस तरह से अफगानिस्तान के अगेंस्ट टारगेट चेस किया है, तो कहीं ना कहीं भारतीय कप्तान और भारतीय मैनेजमेंट के, भारतीय थिंक टैंक के जहन में यही चीज़ रही होगी कि टारगेट को चेस करना है। लेकिन प्रेशर से, दबाव से निपटना होगा। दबाव को जितनी अच्छी से टारगेट चेस करने में एक अतिरिक्त दबाव होता है, खासतौर पर जब कोई टीम 300 का स्कोर कर देती है तो उसके बाद में एक मनोवैज्ञानिक दबाव चेस करने वाली टीम के ऊपर रहता है। और हमने चैंपियंस ट्रॉफी हमें नहीं भूलना चाहिए, चैंपियंस ट्रॉफी में हमने देखा था फाइनल में कि जब पाकिस्तान के विरुद्ध भारतीय टीम चेस कर रही थी तो उस दबाव को भारतीय टीम बहुत अच्छे से हैंडल नहीं कर पाई थी। लेकिन क्रिकेट में हर दिन नया होता है, हर मैच एक नया होता है और मैं समझता हूं भारतीय टीम, भारतीय थिंक टैंक ने जो अभी का माहौल और पिच रिपोर्ट देखी होगी उन्होंने कि शाम को लाइट्स में जिस तरह से टारगेट चेस हो रहा है, तो उस सबको ध्यान में रखकर ये निर्णय लिया है। तो मैं समझता हूँ कि भारतीय टीम चेस कर लेगी टारगेट। यदि 330, 335 भी यदि टारगेट मिलता है तो भारतीय टीम के लिए कोई दिक्कत, मैं समझता हूँ जिस तरह से बल्लेबाजी चल रही है भारतीय टीम की, कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। क्या ये भी कारण हो सकता है कि जिस तरह से हम देख रहे हैं कि इंडिया मास्टर रही है चेजिंग में, और खासतौर से जो एक्सपीरियंस प्लेयर है विराट कोहली से लेकर मिडिल ऑर्डर में केएल राहुल, तो क्या ये कह सकते हैं कि काफ़ी कॉन्फिडेंट है इंडिया आज के टाइम पे चेजिंग को लेके, और इसीलिए शायद ये रणनीति अपनाई गई है? और अभी टीम अनाउंस आई थिंक हो चुकी है, थोड़ी देर में डिटेल हमारे पास आ जाएंगे, लेकिन ऐसा माना जा रहा है कि इस मैच में रविचंद्रन अश्विन खेलेंगे शार्दुल ठाकुर की जगह, तो स्पिन अटैक जो है उसको लेकर भी इंडिया काफ़ी कॉन्फिडेंट है। बहुत अच्छा ये निर्णय है यदि अश्विन यदि खेल रहे हैं, क्योंकि भारतीय टीम जिस कॉम्बिनेशन से खेल रही है उसमें रविंद्र जडेजा और कुलदीप दोनों ही लेफ्ट आर्म स्पिनर हैं, तो उसके साथ में एक राइट आर्म स्पिनर होना जरूरी है, क्योंकि पाकिस्तान के पास में लेफ्ट हैंडेड बैट्समैन भी हैं टीम में। तो उस सबको ध्यान में रखकर भारतीय थिंक टैंक ने ये, भारतीय कप्तान ने निर्णय लिया होगा और कहीं ना कहीं सोच भी यही होगी कि 250, 260, ज़्यादा से ज़्यादा 270 तक पाकिस्तान की टीम को रोक दिया जाए। और जिस तरह से ऑस्ट्रेलिया की टीम को भारत ने रोका था, जिस तरह से भारतीय टीम ने
गेंदबाजी की थी वहाँ पर, मैं समझता हूँ कि भारतीय टीम शायद वही फिर से दोहराना चाह रही है। उसी को ध्यान में रखकर भारतीय टीम ने निर्णय लिया है और हो सकता है यदि 270, 260, 270 के आसपास यदि पाकिस्तान की टीम को रोकने में भारतीय टीम सफल हो गई तो ये एक भारतीय टीम के लिए बहुत अच्छा होगा और मैं समझता हूँ भारतीय टीम को ये मैच जीतने में फिर कोई कठिनाई नहीं होगी। निश्चित रूप से इससे पहले एशिया कप में जो मैच हुआ था, अगर हम याद करें, वहां पे जो स्पिन अटैक था इंडिया का वो काफी बुरी तरह से हावी हुआ था। कुलदीप यादव ने 5 विकेट झटके थे, पूरा मैच उन्होंने खत्म कर दिया था पाकिस्तान के लिए उस मैच में। तो क्या लगता है कि काफी ज्यादा अनकंफर्टेबल नजर आती है कुलदीप यादव की, जिस तरह से स्पिन है उसको पढ़ नहीं पाते पाकिस्तान के प्लेयर, खासतौर पर वो हावी रहे? नहीं, कुलदीप की यदि मैं बात करूं तो सबसे बड़ी चीज़ ये कि ये चाइनामैन गेंदबाज हैं, इनका आर्म रीड करना बड़ा मुश्किल होता है, टिपिकल होता है किसी भी बैट्समैन के लिए। और जिस तरह से ये फ्लाइट करा रहे हैं, फ्लाइट के साथ जिस तरह से गेंद को स्पिन करा रहे हैं, गुगली जिस तरह से ये फेंक रहे हैं, कहीं ना कहीं पाकिस्तानी बैट्समैन एशिया कप में उसी जाल में उलझते चले गए थे। और मैं समझता हूँ वही कुलदीप यादव का ट्रम्प कार्ड भी है कि जिस तरह से वो गुगली बीच बीच में यूज़ कर रहे हैं, वो मैं समझता हूँ उनका सबसे घातक हथियार कहना चाहिए लेग स्पिनर का होता है, वो है। और मैं समझ रहा हूँ कि उसमें पाकिस्तानी बल्लेबाज एक बार फिर फंसेंगे। दूसरी तरफ से जडेजा हैं, जिन्होंने हमने देखा कि ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट कितनी शानदार गेंदबाजी की थी। अश्विन ने भी विकेट भले ही ज़्यादा नहीं लिया लेकिन एक अच्छा दबाव बनाया, जिसके कारण बॉलिंग में सबसे बड़ी चीज़ यही है कि दोनों एंड से यदि बैट्समैन पर प्रेशर बनता है तो दूसरे एंड से किसी ना किसी एंड से विकेट गिरते चले जाते हैं। लेकिन यदि एक एंड से विकेट मिल रहा है, एक एंड से प्रेशर बन रहा है, दूसरे एंड से यदि रन जा रहे हैं तो वहाँ पर थोड़ी सी दिक्कत जरूर होती है। लेकिन पिछले मैचों में एशिया कप से अभी तक यदि मैं बात करूँ तो भारतीय स्पिनर्स ने दोनों एंड से बहुत अच्छी गेंदबाजी की है, बैट्समैन को बांध के रखा है और उसी का परिणाम है कि भारतीय टीम विरोधियों को एक छोटे स्कोर में रोकने में भी सफल हुई है। और आज भी मैं समझता हूं कि यही होने वाला है। 265, 270 तक यदि भारतीय टीम रोक लेगी तो मैं समझता हूं भारतीय स्पिनर्स की एक बहुत बड़ी सफलता होगी। मुजीबुद्दीन जी, कुलदीप यादव और रविंद्र जडेजा, इनका कॉम्बिनेशन कैसा लगता है? क्योंकि हम देखते हैं कि अगर विपक्षी टीम स्टार्टिंग में अच्छा स्कोर कर भी ले तो मिडिल ओवर्स में ये आकर एक तरफ से रविंद्र जडेजा जो है अपने टप्पे के कारण काफी फेमस है, रन चोक कर देते हैं और दूसरी तरफ कुलदीप यादव विकेट झटकते चले जाते हैं। तो ये कॉम्बिनेशन को लेकर क्या कहना चाहेंगे? बिल्कुल बहुत बढ़िया कॉम्बिनेशन है और टीम मैनेजमेंट ने जो शार्दुल ठाकुर की जगह जो इसको अश्विनी को भी जो लिया है, एक स्पिनर इंक्लूड किया, जो अभी शर्मा जी ने कहा कि एक हमें ऑफ स्पिनर की बहुत ज़रूरत है और मैं समझता हूं कि दोनों कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा है और दोनों टीम पे प्रेशर बनाने के लिए काफ़ी कारगर साबित होंगे। निश्चित रूप से हमारे साथ हमारे पॉलिटिकल एडिटर और क्रिकेट एंथुसियास्ट मनोज वर्मा भी जुड़ चुके हैं। मनोज जी, आज काफी ज्यादा चर्चा हो रही है पाकिस्तान बॉलिंग को लेकर और इंडिया का जो लगातार सिलसिला चला रहा है जीत का और बैटिंग जितनी शानदार देखने को मिले उसको लेकर, लेकिन बात करनी चाहिए इस पर भी कि क्या ऐसा लगता है कि पाकिस्तान की जो टीम है वो पेस बॉलिंग पर ज्यादा निर्भर है? अगर हम देखें उनके स्पिन बॉलर्स पर तो ज्यादा इफेक्टिव भी नहीं है, ज्यादा डेप्थ भी नहीं है। शादाब खान क्या एक इकलौते स्पिन बॉलर्स, हालांकि उनके पास और भी ऑप्शंस हैं लेकिन वो तो इफेक्टिव नहीं है। तो क्या लगता है कि ये भारी पड़ सकता है पाकिस्तान पर नरेंद्र मोदी स्टेडियम जैसी फ्लैट पिच पर? वो शुरुआती ओवरों में ये पहले जो 5-6 ओवर डालते हैं वो तब वो विकेट टेकर गेंदबाज हैं अच्छे, लेकिन अगर आपने उनके 5-6 ओवर निकाल दिए तो वो मिडिल में जब भी आए हैं उनको उतना सक्सेस मिला नहीं है। जो आखिर में वो पुछल्ले बल्लेबाजों पर प्रेशर बना पाते हैं, लेकिन जो लीड बल्लेबाज हैं उनके खिलाफ वो प्रभावी साबित नहीं है। इसके उलट हम देखें अगर जसप्रीत बुमराह को आप शुरुआत में देख लीजिए, जब वो आते हैं विकेट दिलाते हैं, मिडिल ओवर में जब उनको लाया जाता है, जब टीम को उम्मीद रहती है कि वो एडवांटेज दिलाएंगे, वो विकेट दिलाते हैं। और लास्ट के ओवरों में वो डेथ ओवर में तो एकदम घातक होते हैं और जो उनकी यार्कर्स होती हैं जिसका किसी के पास जवाब नहीं होता। तो ये एक बड़ा अंतर है। दूसरी बात, अब जो स्पिनरों की हमारे जो दोनों साथी भी बता रहे थे, दूसरी एक दिक्कत है पाकिस्तान के साथ कि जो उनके स्पिनर्स हैं वो उतने अच्छे फॉर्म में नजर नहीं आ रहे। और जहां तक भारतीय बल्लेबाजों की हम बात करें, चाहे वो विराट कोहली हो, चाहे रोहित हो, शुभमन गिल हो, श्रेयस अय्यर हो, एक राहुल हो, केएल राहुल हो, ये सारे के सारे बहुत अच्छे स्पिन के खिलाफ खेलने वाले गेंदबाज हैं। और मुझे लगता है कि आज के मैच में हार्दिक पांड्या के एक्सपेक्टर साबित हो सकते हैं, क्योंकि वो ऑलराउंडर हैं, फील्डिंग बहुत अच्छी उनकी, बॉलिंग में वो अतिरिक्त एक सपोर्ट करते हैं। आपको 5 ओवर डालना हो, 8 ओवर डालना हो, और लगातार विकेट दिलाते हैं। पिछले 2 मैचों में हम देखें, और उसके साथ ही वो अगर जरूरत पड़ती है तो वो हार्ड हिटर रहेंगे कि अगर आपको अगर 8 का एवरेज चाहिए, होम ग्राउंड भी है बिल्कुल इसी, और अगर 8 का एवरेज आपको आखिरी में 10-15 ओवरों में चाहिए तो वो 2 ओवर में मैच का रुख पलट सकते हैं। तो ये मुझे लगता है कि आज अगर जरूरत पड़ने पर हार्दिक पांड्या एक्सपेक्टर साबित हो सकते हैं। जहां तक शुभमन गिल की बात है तो बिल्कुल एक बड़ा दाव हम कह सकते हैं कि
भारत ने उन पर लगाया है, क्योंकि जिस प्रकार से वो अस्पताल से निकले हैं, डेंगू से जूझ रहे थे, और इसके बाद वो जिस प्रकार से मैदान में दिखे, तो मुझे लगता है इसका जो क्रेडिट है वो कप्तान के साथ साथ जो उनके एक्स कोच या मेंटर कहें युवराज सिंह को भी जाता है, कि जिन्होंने हमने देखा था कि 2011 के वर्ल्ड कप में कैंसर से जूझते हुए टीम को अपने दम पे वर्ल्ड कप चैंपियन बनवाया था। तो मुझे लगता है कि शायद उनका मोटिवेशन और उनकी टिप्स इस मैच में शुभमन गिल के बहुत काम आने वाली है, और शुभमन गिल भारत के लिए क्रम का 21 मैच में आज साबित हो सकते हैं। निश्चित रूप से मनोज जी, आपने हार्दिक पांड्या की बात करी, अगर आज माने कि इंडियन ओपनिंग जो है शानदार खेलती है और स्कोर काफी अच्छा रहता है, तो क्या ये माने कि 35 ओवर के बाद इंडियन टीम वैसे हार्दिक पांड्या को 6वें नंबर पर उतारती है, इस बार शायद 4थे या 5वें नंबर पर उतारे पावर हिटिंग के लिए? देखिए, वो डिपेंड करेगा कि आपको टारगेट आपको कितना चेस करना है। अगर 330 के आसपास टारगेट बनेगा तो निश्चित तौर पर उस समय रणनीति कुछ और होगी टीम की। और अगर भारतीय स्पिनरों ने, क्योंकि जिस प्रकार का फ्लैट पिच है और बड़ा मैदान है ये, तो इसीलिए स्पिनर्स को भरोसा जताया है। और ये सारे स्पिनर्स ऐसे हैं जो टीम इंडिया के हैं, चाहे वो जडेजा हो, चाहे आर अश्विन और राहुल, कि उनके पास वेरिएशन इतना ज्यादा है कि वो फ्लैट पिच पर भी अपने टॉप गुगली, लेग स्पिन, टॉप स्पिन वेरिएशन के साथ जो गेंदबाजी करते हैं। हम देखते हैं कि अगर हम बात करें कुलदीप की, कि जब वो लंबे समय बाहर रहे और जब से वो आए हैं, तो उनकी जो गेंदबाजी का वेरिएशन है उनको और खतरनाक गेंदबाज वो बना देता है, कि कौन सी गेंद पड़कर कितनी स्पीड में आएगी इसका आप अंदाजा नहीं लगा सकते। आमतौर पर मोटे तौर पर होता है कि जो चाइनामैन गेंदबाज होते हैं, तो कई बार होता है कि उनके हाथ का मूवमेंट देख के एक कैलकुलेशन लगा लेता है गेंदबाज, बल्लेबाज माफ कीजिए, कि ये गेंद कितनी स्पीड में आ सकती है, या कट टर्न होगी, या गुगली है, कैरम बॉल है। लेकिन कुलदीप के साथ ऐसा नहीं है, वो अपने वेरिएशन से बल्लेबाज को इतनी तेजी से छकाते हैं। और कमोबेश यही बात हम देखते हैं कि जडेजा पे लागू होती है। पिछले मैच में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ देखिए जिस प्रकार से विकी पोंटिंग का विकेट, माफ कीजिए टीम स्मिथ का विकेट गया था, तो आप देखिए वो खड़े रह गए, उनको समझ में नहीं आया। गेल हल्की सी टप्पा खाने के बाद 5-6 डिग्री टर्न हुई और उनका ऑफ स्टंप ले गई। काफी देर तक वो खड़े रह गए, सोचते रहे कि वो आखिर आउट कैसे हुए हैं। तो ये जो वेरिएशन है, और आर अश्विन उनको किसी परिचय के मोहताज नहीं है। आप देख लीजिए, उनको किसी पिच पर आप खिला लीजिए। और एक सबसे बड़ी बात है कि बल्लेबाज के रूप में वो आपकी बल्लेबाजी में गहराई देते हैं, कि अगर आपको एक हार्ड हिटर चाहिए या लास्ट में आपको ऐसा अगर एक सेट बल्लेबाज खड़ा और आपको लगता है दूसरे एंड पर एक ऐसा बल्लेबाज जो गेंदों को खेल सकता हो, स्ट्राइक रोटेट कर सकता हो, तो आर अश्विन उसमें बहुत कारगर साबित होते हैं। निश्चित रूप से केजी शर्मा जी, बात करेंगे पाकिस्तान के टॉप ऑर्डर की। वैसे तो कहा जाता है काफ़ी कंसिस्टेंट है, लेकिन अनप्रिडिक्टेबल भी है। जैसे कि नीदरलैंड के खिलाफ हमने देखा कि जिस तरह से बाबर आजम, इमाम उल हक और फ़खर जमान आउट हो गए बहुत ही कम रन पे। हालांकि बाद में मोहम्मद रिजवान ने और बाकी के लोअर ऑर्डर के बैट्समैन ने जैसे जैसे पारी को संभाला, तो इसको लेकर क्या कहेंगे? कंसिस्टेंसी नहीं दिखती है, और शायद यही कारण है कि आज फिर से एक बार ओपनिंग ऑर्डर में बदलाव किया गया। नहीं, मैं समझ रहा हूँ कि आपने अच्छा सवाल किया है कि पाकिस्तान की बैटिंग की भी चर्चा बहुत ज़रूरी है। और मैं समझ रहा हूँ कि पाकिस्तान ने फ़खर जमा को बाहर किया है, और अब्दुल्ला शफीक को जो उन्होंने चांस दिया था, जिन्होंने पिछले मैच में श्रीलंका के अगेंस्ट सेंचुरी भी की है, तो भारतीय टीम को कहीं ना कहीं उनसे सावधान रहने की भी ज़रूरत है। और जैसा कि मैंने शुरुआत में कहा था कि पाकिस्तान ने अपनी गलती सुधारी है। पहले जब बाबर आजम और रिजवान पर टीम डिपेंड करती थी तो वो ओपन किया करते थे दोनों। उसके बाद में इन रिजवान को 4 नंबर पर जब से उन्होंने खिलाना शुरू किया, तो रिजवान ना केवल मैच बना रहे हैं बल्कि मैच फिनिश भी करने जा रहे हैं। वो हमने श्रीलंका के अगेंस्ट देखा 131 रन बनाकर वो नॉट आउट रहे थे। तो मैं समझता हूँ पाकिस्तान की टीम को उन्होंने मिडिल ऑर्डर में मजबूती दी है। लेकिन फिर भी मैं कहूँगा कि भारतीय गेंदबाजी के सामने पाकिस्तानी ओपनर्स या बाबर आजम तो खैर अभी आउट ऑफ फॉर्म है, लेकिन पाकिस्तानी ओपनर्स मैं समझता हूँ कि कहीं ना कहीं हमें जूझते दिखाई देंगे। हाँ, ये ज़रूर है कि भारतीय टीम को जो चांस मिलते हैं उनको एक 100% में कन्वर्ट करना पड़ेगा, बहुत ज़रूरी है, क्योंकि फील्डिंग एक बहुत बड़ा प्लस पॉइंट रहेगी आज के मैच में। जिस तरह से हमने पिछले मैच में देखा कि ऑस्ट्रेलिया ने 5 कैच छोड़े थे और उसके बाद में नतीजा ये हुआ कि ऑस्ट्रेलिया को मैच गंवाना पड़ा था। तो मैं समझता हूँ भारतीय टीम को फील्डिंग एक बहुत तगड़ा, क्योंकि आज की जो क्रिकेट है उसमें केवल बैटिंग और बॉलिंग ही उतनी ज़रूरी नहीं है जितनी फील्डिंग भी है। तो मैं समझ रहा हूँ कि भारतीय टीम को इस क्षेत्र में भी फील्डिंग के लिहाज से भी बहुत तगड़ा प्रदर्शन करने की ज़रूरत है। जो छोटे छोटे से मौके मिलेंगे रनआउट के या कैच के, उनको 100% में कन्वर्ट करना पड़ेगा और भारतीय टीम को सफलता दिलानी पड़ेगी। जहाँ तक गेंदबाजों की यदि मैं बात करूँ तो हाँ, हमारे गेंदबाज खासतौर पर जसप्रीत बुमराह जब से अभी इंजरी के बाद से वापस आए हैं, लगातार शुरुआती ओवरों में ब्रेक थ्रू दिला रहे हैं। आज भी मैं समझता हूँ कि वो सफल होंगे। एशिया कप में भी हमने देखा था इमाम उल हक जो पाकिस्तान के ओपनर हैं, उनको उन्होंने
आउट करने में सफलता प्राप्त की थी। तो मैं समझ रहा हूँ कि इतना कोई बहुत ज़्यादा भारतीय गेंदबाजों पर दबाव नहीं है, दबाव पाकिस्तानी बल्लेबाजों पर ज़्यादा है भारतीय गेंदबाजी के सामने। और जो मैं समझता हूँ कि दबाव से आज अच्छा निपट लेगा वही टीम हावी रहेगी। मैं पहले भी मैंने कहा है, और भारतीय गेंदबाजी मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान से बेहतर है आज के मैच में। जी, फ़खर जमान की हम बात कर रहे थे, लगातार 10 मैचों में उनका बहुत ही साधारण प्रदर्शन रहा। उसके बाद श्रीलंका के खिलाफ पाकिस्तान ने बदलाव किया और अब्दुल्ला शफी को खिलाफ पहले मैच में उन्होंने शतक जड़ दिया। लेकिन फ़खर जमान के रिकॉर्ड इंडिया के अगेंस्ट काफ़ी शानदार है और उनका एक्सपीरियंस भी काफ़ी अच्छा है। फ़खर जमान इकलौते पाकिस्तानी प्लेयर जिन्होंने 200 रन बनाए और उनकी बैटिंग रिकॉर्ड बेहद शानदार है। तो क्या आज ये मान सकते हैं कि अगर फ़खर जमान को नहीं खिलाती है पाकिस्तान टीम, और हालांकि अब्दुल्ला ने तो अच्छी बैटिंग की है लेकिन इमाम उल हक भी खास नहीं खेल रहे हैं, तो फ़खर जमान को बाहर रखना क्या एक नेगेटिव पॉइंट हो सकता है पाकिस्तान के लिए? मुजीबुद्दीन जी। बिल्कुल, लेकिन देखिए जिस तरीके से अभी जो इनकी टीम कॉम्बिनेशन चल रहा है और विनिंग टीम है, और विनिंग टीम को छेड़ने का कोई मतलब नहीं निकलता क्योंकि ये ऑलरेडी अच्छा परफॉर्मेंस कर रही है टीम। तो मैं नहीं समझता कि वो इस तरीके का कोई चांस लेंगे। निश्चित रूप से आपने कहा, और अभी अभी अपडेट मिली हमें कि फ़खर जमान नहीं चुने गए हैं जो टॉप ऑर्डर बैट्समैन है। उसमें इमाम उल हक और अब्दुल्ला शफीक को मौका दिया गया है। अब्दुल्ला शफीक ओपनिंग करेंगे, शानदार उनकी बल्लेबाजी रही श्रीलंका के खिलाफ, काफ़ी दिलचस्प होगा देखना। लेकिन अगर बात करें कंसिस्टेंसी की, तो सबसे शानदार और सबसे खतरनाक इस वक्त जो चल रहे हैं वो है मोहम्मद रिजवान। मतलब जिस तरह से श्रीलंका ने इतना बड़ा टारगेट दिया था 344 का और कुछ खास रन बने नहीं थे, सिवाय अब्दुल्ला ने जो 113 रन बनाए थे, उसके बाद पूरी जो ओपनिंग ऑर्डर था वो धराशायी हो गया। मोहम्मद रिजवान अकेले लेकर गए पूरे मैच को आखिर तक और उन्होंने जिता दिया। और कहीं ना कहीं हम देख रहे हैं कि पाकिस्तान टीम की निर्भरता मोहम्मद रिजवान पे कुछ ज़्यादा ही हो रही है। क्या एक नेगेटिव एस्पेक्ट हो सकता है मैच का? मनोज जी पहले आप, फिर मैं केजी शर्मा आपके पास आना चाहूँगा। देखिए, जिस श्रीलंका के मैच का आपने जिक्र किया तो उसमें आप ये सोचिए कि बात ये नहीं कि पाकिस्तान जीत गया है, बात ये कि उनके वर्ल्ड क्लास पेसर्स के सामने श्रीलंका के बल्लेबाजों ने 344 रन स्कोर किया और लास्ट के कुछ ओवर में उनका परफॉर्मेंस अच्छा होता तो ये स्कोर मुझे लगता 380 तक जाता, तब शायद मैच की कहानी कुछ और होती। तो ये बता रहा है कि जो पाकिस्तान का जो पेसर अटैक है, दुनिया का सबसे अच्छा माना जाता, उसकी वो धार नहीं बची है। और दूसरा, जिस गेंदबाजी का आप जिक्र कर रहे हैं, तो श्रीलंका की पूरी गेंदबाजी वो अपने स्पिनरों पर डिपेंड रहे। आप देखिए शुरुआती ओवर में उन्होंने विकेट निकाले, लेकिन बीच के ओवर में जब उनको विकेट्स की जरूरत थी तब उन्होंने इस बात पर ध्यान दिया कि उनको रन रेट रोका जाए, लेकिन वो इसमें सफल नहीं हुए। जब आपके पास एक अच्छा लगभग 340 प्लस का स्कोर हो तो आपको अटैकिंग सोचना पड़ेगा कि आप विकेट कैसे निकाले, भले कुछ रन एक्स्ट्रा चले जाए। लेकिन हमने देखा वो उस मैच में हमने उसका अभाव देखा था, तो यही कारण था कि श्रीलंका को उस मैच में हार का सामना करना पड़ा था। आप देखिए अफगानिस्तान भारत के खिलाफ उन्होंने 350 के आसपास स्कोर किया, लेकिन वही ऑस्ट्रेलिया को आप देखिए हमने 200 के अंदर समेट दिया। तो कई बार पिच का मिजाज कैसा होता है, कौन बल्लेबाज कैसा टिककर खेलता है, जैसा मैंने पिछली बार भी कहा था कि एक अच्छा ओवर या एक खराब ओवर पूरे मैच का रुख पलट देता है। तो लगभग यही हम देखते आ रहे हैं। आप न्यूजीलैंड की जीत में देखिए कि शुरुआती 2 विकेट जब जल्दी चले गए थे तो कितना इत्मीनान से उन्होंने आराम से मैच खेला और मैच को आराम से वो ले गए और बांग्लादेश की पकड़ से मैच को दूर कर दिया। बांग्लादेश के साथ भी यही है कि पहली गेंद पर जब लिटन दास आउट है उसके बाद से उनका मोमेंटम बिगड़ गया। मिडिल क्लास में कुछ अच्छा करने का प्रयास किया लेकिन वो उतना अच्छा स्कोर कर नहीं पाए जिससे वो न्यूजीलैंड जैसी टीम को रोक पाते। तो आज के मैच में भी हमको देखना पड़ेगा। जिन फ़खर जमा का आपने कहा है, तो आपको जब टीम कॉम्बिनेशन बनाना पड़ता है तो हो सकता है कई बार हमको लगता है, किसी को लगता होगा कि भाई एक बीमार शुभमन गिल को आप अंदर ले आए और पिछले मैच में लगभग 46 रन करने वाले ईशान किशन को आपने क्यों बाहर कर दिया है, या हमारे एक अच्छे हिटर सूर्य कुमार यादव जो किसी भी मैच का रुख पलट सकते हैं, मैदान में 360 डिग्री कहीं मार सकते हैं, वो क्यों बेंच स्ट्रेंथ पर बैठे हैं। तो एक रणनीति का हिस्सा है, क्योंकि आप 11 के 11 स्फोटक बल्लेबाज नहीं खिला सकते हैं, 11 के 11 आप गेंदबाज नहीं खिला सकते हैं। तो ये आपको एक संयोजन देखना पड़ेगा कि मैदान की कंडीशन क्या है, वेदर की कंडीशन क्या है, कि अगर शाम को क्या गेंद को क्या मूवमेंट मिलेगा, क्या उसकी कंडीशन रहेगी। लेकिन अभी जो एटमॉस्फेयर चल रहा है पूरा हम देख रहे हैं पूरे भारत में, खासतौर से उत्तर और पश्चिम भारत की हम बात करें तो ड्यू फैक्टर बहुत ज्यादा अभी तक के मैच में कारगर साबित होता नजर नहीं आ रहा है। तो ये भी इस मैच में एक महत्वपूर्ण भूमिका आपको निभाते हुए देख सकते हैं। जी केजी शर्मा जी, आपके पास आना चाहूँगा। ओपनिंग बैट्समैन की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि पहले जो पावर प्ले में है अच्छे खासे रन बना दे, कि कम से कम 60-70 रन बना दे, तो एक एंकर मिल जाता है कि मिडिल ऑर्डर का बैट्समैन जो है फिर आराम से अपनी गेम को आगे बढ़ा सकता है। लेकिन पाकिस्तान की टीम में देखने को मिला है हाल ही में कि बहुत जल्दी विकेट गिर जाते हैं और कहीं ना कहीं इसके कारण रिजवान पे डिपेंडेंसी बढ़ जाती है।
तो उस पर आपके कमेंट चाहूंगा। साथ ही साथ इसको लेकर इंडिया की क्या रणनीति होगी इंडियन बॉलर्स की, क्या स्पिनर्स को पहले बॉलिंग कराएंगे? नहीं, मैं समझता हूँ स्पिनर्स को पहले गेंदबाजी कराने का मैं समझता हूँ कि कोई ऐसी रणनीति नहीं होगी। जहाँ तक पाकिस्तान के ओपनर्स की बात आपने की और रिजवान की बात करी, तो पाकिस्तान के ओपनर्स में इमामुल हक उतने फॉर्म में नहीं है, नंबर 3 पर बाबर आजम भी उतने फॉर्म में नहीं है, और शफीक ने रन बनाया है, निश्चित रूप से शफीक फॉर्म में है, उसके बाद रिजवान है। तो मैं समझता हूँ इनके खिलाफ भारतीय टीम ने जरूर रणनीति बनाई होगी। रिजवान की खासतौर पर जो अपन चर्चा कर रहे हैं, आज के मैच में चर्चा हो रही है, पूरे विश्व क्रिकेट में चर्चा हो रही है कि किस तरह से वो मैच बना रहे हैं पाकिस्तान के लिए। तो मैं याद दिलाना चाहूँगा कि महेंद्र सिंह धोनी की कप्तानी याद कीजिए, ग्लेन मैक्सवेल जो ऑस्ट्रेलिया के प्लेयर हैं, लगभग उन्हीं की शैली के बल्लेबाज हैं मोहम्मद रिजवान। केवल ऑन साइड में इनका 80% जो स्कोर होता है ऑन साइड में ही इनके शॉट्स होते हैं। यदि इन्हें ऑफ स्टंप के बाहर यदि गेंदबाजी की जाए तो ये कहीं ना कहीं फंसते नजर आते हैं। जिस तरह से ग्लेन मैक्सवेल को महेंद्र सिंह धोनी गेंदबाजी में जब गेंदबाजों को टिप्स देते थे वो आउट किया करते थे, कराया करते थे, उसी तरह की गेंदबाजी मैं समझता हूँ रिजवान के खिलाफ वही रणनीति अपनाने की ज़रूरत है। क्योंकि कहीं ना कहीं ऑफ स्टंप के बाहर जो वाइड बॉल की मार्किंग होती है, वाइड बॉल की मार्किंग के थोड़ा सा अंदर यदि हम उस लाइन लेंथ पर यदि गेंदबाजी भारतीय गेंदबाज करेंगे, रिजवान को अटैक करेंगे, तो मैं समझता हूँ रिजवान वहाँ फंसते नजर आएंगे। उनका ऑफ साइड उतना तगड़ा नहीं है। ऑन साइड पर निश्चित रूप से यदि पैड लाइन पर उनको गेंदबाजी मिलती है तो निश्चित रूप से वो बेहद करारे तगड़े शॉट्स खेलते हैं, लेकिन ऑफ स्टंप पर उनकी कमजोरी है और इसी कमजोरी के कारण वो आउट भी होते हैं। तो मैं समझता हूँ भारतीय टीम ने कहीं ना कहीं निश्चित रूप से, इतना बड़ा मैच है, वीडियो देखे होंगे उनके और तैयारी की होगी, निश्चित रूप से भारतीय टीम उन्हें रोकने में आज सफल रहेगी। चलिए, पाकिस्तान के स्टार प्लेयर मोहम्मद रिजवान की बात हो गई। इंडिया के स्टार प्लेयर विराट कोहली का जिक्र हमेशा होता है जब इंडिया पाकिस्तान का मैच होता है। मुजीबुद्दीन जी, 2022 T20 वर्ल्ड कप इंडिया वर्सेस पाकिस्तान का मैच था। मैच आखिर के 2 ओवर में बड़ी बुरी तरीके से फंसा था और बॉलिंग कर रहे थे हारिस रऊफ, और जो 2 छक्के उन्होंने मारे थे, मेरे ख्याल से अभी भी सभी के जहन में होगा कि एक उन्होंने लॉफ्टेड 6 सीधा स्ट्रेट में मारा था, वो भी शॉर्ट बॉल पे, और एक दूसरा उन्होंने छक्का मारा था पीछे। तो आज एक बड़ा ही दिलचस्प मुकाबला देखने को मिलेगा पाकिस्तानी बॉलर्स वर्सेस विराट कोहली। बेशक विराट कोहली हमारे कोहिनूर है, जैसे शर्मा जी ने कहा कि वो तो एक हमारे बहुत ही ज़बरदस्त प्लेयर हैं, और मैं समझता हूँ कि अगर फॉर्म में भी हैं तो मैं समझता हूँ पाकिस्तान के लिए एक बहुत बड़ी शामत आने वाली है, क्योंकि बहुत ही बड़े टच में हैं वो और बहुत अच्छा करेंगे वो। निश्चित रूप से मनोज वर्मा जी, स्टार प्लेयर्स हैं हमारे सभी, रोहित शर्मा, विराट कोहली, जो ये अनुभवी प्लेयर्स भी हैं और काफ़ी लंबा अनुभव है इन्हें पाकिस्तान के साथ खेलने का। तो आज किस तरह से देख रहे हैं, क्योंकि ये काफ़ी हाईली एंटिसिपेटेड मुकाबला है और काफ़ी ज़्यादा प्रेशर भी होता है, और तो क्या लगता है कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत प्रेशर इंडियन प्लेयर्स पर भी देखने को मिलेगा? देखिए, डिपेंड करता है क्योंकि आपका कप्तान क्या है। देखिए, आप जो महेंद्र सिंह धोनी के बाद जो सबसे कूल कप्तानों में से एक हैं वो हम देख रहे हैं रोहित शर्मा है। वो कोई प्रेशर लेते मैदान में दिखते नहीं है, लेकिन उनके पास जो रणनीति होती है वो एकदम कारगर होती है कि किस गेंदबाज का कहाँ उपयोग करना है, किस बल्लेबाज का कहाँ उपयोग करना है। जहां तक विराट कोहली की बात है तो आप देखिए, चेस के मामले में उनसे बड़ा खिलाड़ी ना हिंदुस्तान में कोई है, ना वर्ल्ड क्रिकेट में कोई दूसरा खिलाड़ी है। अगर आप चेस करते हो उनका रिकॉर्ड देखिए कि जो उनके शतक हैं 47, उसमें से ज्यादातर शतक चेस करते हुए आए हैं। वो बड़े मैचों के बड़े खिलाड़ी हैं वो, तो आप यकीन मान के चलिए कि आज के मैच में भी उनकी वो क्लास देखने को मिलेगी। पिछले 2 मैच में आप देखिए कि लगा नहीं कि उन्होंने कहीं से शुरुआत कर रहे हैं किसी एक इनिंग की, वो जहां इनिंग खत्म करते हैं और अगली इनिंग में आए तो ऐसा लगा कि उसी इनिंग को आगे बढ़ा रहे हैं। तो इस मैच में भी आप देखिए, पिछली बार में हमने देखा अफगानिस्तान के खिलाफ जिस प्रकार से खेल दिखाया, या उसके पहले हमने देखा ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ जब 0 रन बनाकर 3 बल्लेबाज आउट हो गए थे, 2 के स्कोर पर 0 पर 3 बल्लेबाज हमारे आउट थे। उसके बाद उन्होंने टीम को कैसे आगे बढ़ाया, और बाद में केएल राहुल ने भी स्वीकार किया कि किस प्रकार विराट कोहली ने उनकी मदद की कि मैच को कैसे आगे बढ़ाना है। और क्योंकि रन रेट भी उनके औसत के अंदर ही था कि 4 रन का रिक्वायर रन रेट था, क्योंकि आपको 50 ओवर में 200 रन बनाने थे। अफगानिस्तान के खिलाफ देखिए, जब रोहित शर्मा आउट होकर गए, इसके प्रकार से किस प्रकार उन्होंने पारी को आगे बढ़ाया। और ये लगा ही नहीं कि ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ उन्होंने एक इनिंग छोड़कर गए तो उसी को उन्होंने आगे बढ़ाया। और आज जब पाकिस्तान के खिलाफ हम जब मैच देखेंगे तो जिस मैच का आपने पिछले मैच का जिक्र किया था, तो शायद हारिस रऊफ को भी ओवर याद रहेगा, और जो तमाम सारे 1,30,000 दर्शक मैदान के अंदर हैं और 1 अरब 30 करोड़ दर्शक जो मैदान के बाहर हैं, उन सबके जहन वो मैच याद ताजा होगी, और पाकिस्तानी जो गेंदबाज है उनके जहन में भी याद ताजा होगी। तो जाहिर सी बात है कि जैसा हमारे दोनों साथी कह रहे थे कि जिस प्रकार से बाकी बल्लेबाज और गेंदबाजों के लिए रणनीति पाकिस्तान ने बनाई होगी,
भारत ने बनाई है, तो निश्चित तौर से विराट कोहली के लिए भी पाकिस्तान ने काम किया होगा, रोहित शर्मा के लिए भी किया होगा। लेकिन ये ऐसे बड़े मैच के बड़े खिलाड़ी हैं कि जब किसी एक ओवर में किसी एक बल्लेबाज पे इतना तेजी से प्रहार करते हैं कि वो अपनी लाइन लेंथ भूल जाता है। ऐसा हमने पिछले 2 मैचों में देखा भी है। जी चलिए, अब समय इजाजत नहीं देता चर्चा को आगे बढ़ाने का, लेकिन जाते आते आप सभी से आना चाहूंगा। सबसे पहले मनोज जी, कितना स्कोर होगा आज पाकिस्तान का? उसके बाद केजी शर्मा जी आप, और फिर मुजीबुद्दीन जी। देखिए, मुझे लगता है कि 270 280। 270। सर आपने पिछले मैच में भी 270 280 बोला था। लेकिन आप देखिए, अफगानिस्तान वहीं जाकर रुका था। चलिए केजी जी, भविष्यवाणी। जी, मैं पहले ही कह चुका हूँ 270 280 के अंदर पाकिस्तान को यदि भारतीय टीम रोकती है तो यह कि बहुत आसान लक्ष्य होगा भारतीय टीम के लिए, और एक अच्छी जीत हमें देखने को मिलेगी भारतीय टीम की। मुजीबुद्दीन जी। मैं सबके साथ जाना चाहूँगा, वही जो आप बोल रहे हैं 270, और एक हम अच्छी जीत हासिल करें। चलिए, अब 3 एक्सपर्ट्स ने बोल दिया, मैं उसको कुछ डिनाई नहीं करना चाहता। अब दिलचस्प होगा देखना कि ये मैच किस तरफ जाता है, क्योंकि पॉइंट्स टेबल में इस वक्त सबसे ऊपर न्यूजीलैंड है, उसके बाद आ जाता है भारत, और उसके बाद है पाकिस्तान, और साउथ अफ्रीका दूसरे नंबर पर, माफ कीजिएगा। तो अब देखना होगा कि दोनों 2 मैच जीत चुकी है, और किसका विनिंग स्ट्रीक टूटने जा रहा है इस मैच में, कौन शानदार प्रदर्शन करेगा। और हम उम्मीद कर रहे हैं कि अंक तालिका में नंबर 1 इस मैच के बाद इंडिया ही होगा। देखते रहिए नादु टीवी। नमस्कार। It's gone the distance, and it's a win for India. Yeah! And they're off the mark in World Cup 2023.